जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट, इन्फ्लेशन, फाइनल कंजम्पशन, ग्रॉस नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, अय हाय हटा यार ये सब। ये जो पूरा कागज पत्तर है इसमें बेसिकली हुआ ये है कि सरकार की नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी कि एनएसओ सरकार की एक एजेंसी है जो डेटा वगैरह मेंटेन करती है। उन्होंने पिछले साल यानी कि 2022 से लेकर 23 तक का जो फाइनेंशियल ईयर था, फाइनेंशियल ईयर नॉर्मल वाला ईयर नहीं, उसके उन्होंने इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ डेटा निकाला है, जैसे कि जीडीपी परसेंटेज, इनकम, इन्फ्लेशन, महंगाई वगैरह वगैरह। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स से डेटा नंबर है जो सरकार रिलीज करती है उससे हम क्या सीख सकते हैं, मतलब इस भसड़ में हमारा क्या फायदा, उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला। इस वीडियो में थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया है, अलग सी वीडियो है, बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन अगर समझ गए तो आपको सीखने को बहुत मिलेगा। अगर आपको वीडियो को अच्छी तरीके से समझना है तो आपको बेसिक स्कूल लेवल इकोनॉमिक्स आनी चाहिए, और दूसरा कि आप सरकार को ना अपनी एक दुकानदार की तरह समझो जिनका अपना गल्ला है। आलू ले लो, कांदे ले लो, कुछ भी है, कुछ भी। तो चलो शुरू करते हैं इकोनॉमी की बात एंटरटेनमेंट के साथ। अच्छा, अक्सर ना हम इकोनॉमी से रिलेटेड काफी सारी न्यूज हेडलाइन सुनते हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है। मतलब भैया इतना समझने के लिए कौन इतनी मेहनत करे, कौन इतना दिमाग लगाए? मैं लगाऊंगा दिमाग। लेकिन समझने वाली बात यह है कि यही इकोनॉमिक पॉलिसी, यही डेटा और यही नंबर्स हमारी डे टू डे लाइफ के खर्चों को डायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल, ये एनएसओ की रिपोर्ट बताती है कि आपके जो गाड़ी और होम लोन पर आप ईएमआई भरते हो उसका इंटरेस्ट रेट क्या हो सकता है। आरबीआई इन्फ्लेशन बढ़ाती है तो भाई हमारा आटा दाल सस्ता महंगा हो जाता है। नोट बंद कर देती है तो हम बैंक की लाइन के बाहर खड़े हो जाते हैं। बजट निकलता है तो हमको पता चलता है कि भाई किस पे जीएसटी देना है, किस पे टैक्स देना है। कहने का मतलब ये है कि ये सब भी इंपॉर्टेंट है। चलो बकवास बाद में, अब आते हैं एनएसओ की रिपोर्ट। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने एक डेटा रिलीज किया जिसमें 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें नेशनल इनकम और जीडीपी का जो क्वार्टरली ग्रोथ रेट है उसके नंबर बताए गए, और इसी रिपोर्ट के मेजर हाईलाइट हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट 1, ग्रोथ इन जीडीपी, डाइवर्जेंस इन इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन। अच्छा, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये तो सबको पता है। बेसिकली किसी भी देश की जीडीपी उस देश की औकात बताती है। भैया ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? बट यार सच भी तो है। किसी भी देश की इनकम कितनी तेजी से बढ़ रही है उसकी ग्रोथ परसेंटेज से एस्टिमेट किया जाता है। बेसिकली अगर 10 पे गाड़ी चल रही है तो स्लो है, 30 पे चल रही है तो फास्ट है। जितना ज्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट उतना ज्यादा बढ़िया। मतलब अगर जीडीपी ग्रोथ रेट अगर स्लो है मतलब देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था थोड़ी स्लो बढ़ रही है। अगर जीडीपी ग्रोथ रेट ज्यादा है मतलब देश काफी तरक्की से प्रोग्रेस कर रहा है। तरक्की से प्रोग्रेस, ऑल्दो इट्स द सेम थिंग, बट यू गेट माय पॉइंट। तो अब रिपोर्ट पर आते हैं जिसमें बताया गया है कि इंडिया की जीडीपी 2022 और 23 के लास्ट क्वार्टर यानी कि जनवरी और मार्च में 6.1% से ग्रो हुई है। इसी से लास्ट ईयर के ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेट को पुश मिला और 2022-23 का जीडीपी ग्रोथ रेट हमारे देश का रहा 7.2%। अब नॉर्मली अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करो तो 7% नॉर्मल लगता है क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी और हमेशा 7, 8, 9% से ग्रो की है। लेकिन कंसीडरिंग द फैक्ट कि इस टाइम पे ग्लोबल रिसेशन चल रहा है, बाकी जो दुनिया के देश हैं वो स्लो ग्रोथ कर रहे हैं, नेगेटिव ग्रोथ भी है कुछ कुछ की, तो भाई इंडिया इज अ वेरी सेफ स्पॉट। इसीलिए आजकल सब कहते हैं कि इंडिया का ग्रोथ होगा, इंडिया इज द राइजिंग स्टार, बेस्ट प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जब ग्लोबल रिसेशन चल रहा है तब इंडिया एक स्वीट स्पॉट है। ना सिर्फ जीडीपी ग्रो कर रही है बल्कि 5% के ज्यादा ग्रोथ रेट से कर रही है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले पीएफएससी, जीएफसीएफ, ये जेनजी के एक्रोनियम नहीं है बल्कि ये हमारी इकोनॉमी बताते हैं। कैसे? अच्छा देखो, इकोनॉमी या जीडीपी ग्रोथ रेट के दो मेन फैक्टर्स होते हैं। ध्यान से सुनना, ये इंफॉर्मेशन आपकी जिंदगी भर काम आएगी। पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि पीएफसीई, जो कि है आम आदमी का कंजम्पशन यानी कि आपका और हमारा खाना पीना, शॉपिंग, ट्रैवलिंग, इन सब पर हम जो खर्चा करते हैं वो इस कैटेगरी में आता है। दूसरा है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जीएफसीएफ। ये नंबर बताता है कि बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज ने अपने इन्वेस्टमेंट से अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या किया, यानी कि बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, मशीनरी, इन सब पे उन्होंने कितना खर्चा किया। और मोटा मोटी एनएसओ का डेटा ये बताता है कि हमारे देश में प्राइवेट कंजम्पशन जो है, जो आम आदमी का खर्चा है, वो थोड़ा स्लो है। लोग अपने ऊपर कम खर्चा कर रहे हैं। जो खर्चा हो रहा है वो बिजनेसेस इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर रहा है। वहीं इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ देखने को मिली है, यानी कि बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज जो है वो फैक्ट्रीज पर, अपने कैपिटल पर बहुत खर्चा कर रहे हैं। यानी कि पीएफसीई इज डाउन एंड जीएफसीएफ इज अप। पीएफसीई डाउन, जीएफसीएफ अप।
अप डाउन अप डाउन अप डाउन। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। अब इसकी एक वजह ये भी है कि गवर्नमेंट भी अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत खर्चा कर रही है। इस साल के हमने बजट में भी देखा था कि सोशल स्कीम से बजट घटा है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बढ़ा है। समझ गए स्प्राइट की तरह तब क्लियर। अगर सबसे बेसिक बताऊं तो आटे की बोरी की सेल कम हुई है, सीमेंट की बोरी की सेल बढ़ी है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक शब्द है जो आप हमेशा इकोनॉमी से रिलेटेड हर जगह सुनते रहते हैं, फिस्कल। तो आगे के एपिसोड में मैं इस शब्द को बहुत बोलूंगा और आप बहुत इग्नोर करना है ना। लेट्स गेट फिस्कल। देखो, आम जिंदगी में जब आप अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च कर देते हो तो आपको उधारी मांगनी पड़ती है, लेकिन जब सरकार की कॉन्टेक्स्ट में आप बात करते हो और सरकार अपनी इनकम से ज्यादा खर्च कर देती है तो उसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, और जब खर्चे से ज्यादा कमा लेती है तो उसको कहते हैं फिस्कल गेन। सिंपल। देखो, फिस्कल इज बेसिकली अ फैंसी वर्ड फॉर फाइनेंशियल। मे बी कुछ टेक्निकली उतना सही नहीं हो, बट मोटा मोटी समझ सकते हो आप। अच्छा, अपने फिस्कल गैप को मैनेज करने के लिए सरकार बनाती है एक फिस्कल पॉलिसी और हर साल अपना एक एस्टिमेशन लगाती है, क्योंकि देश में जो है खर्चा जो है हजारों करोड़ों के लेवल पे हो रहा होता है, तो हर चीज को वो मेंटेन करके रखते हैं कि एस्टिमेशन लगाते हैं कि इतना हम कमाएंगे, इतना खर्चा होगा, ये फिस्कल डेफिसिट होगा या फिस्कल गेन होगा। और एनएसओ का डेटा बताता है कि इस साल सरकार इन्फ्लेशन के बदौलत अपना फिस्कल डेफिसिट मेंटेन करने में सक्षम रही है। अब इन्फ्लेशन से क्या लेना देना? अब यहां आता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट सीजीआई, जो कहते हैं बेसिकली सरकार का सीए होता है। तो सीजीआई ने 2022-23 के फिस्कल नंबर रिलीज किए, जिससे पता चला कि सरकार अपना फिस्कल डेफिसिट सक्सेसफुली मेंटेन कर पाई है, जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, जो था लगभग 6%। और सरकार अपना फिस्कल डेफिसिट इसलिए मेंटेन कर पाई क्योंकि उन्होंने अपनी इनकम में बूम देखने को मिला। और वो कैसे हुआ? उन्होंने इन्फ्लेशन बढ़ाया। इन्फ्लेशन बढ़ाया मतलब महंगाई बढ़ाई। अब होता क्या है कि अपन लोग जाते हैं पेट्रोल खरीदने, उसमें होता है कि भाई उन्होंने आज 90 से 95 कर दिए, फिर 100 कर दिए। तो सरकार जब भी किसी चीज के दाम बढ़ाती है, किसी भी चीज पे टैक्स बढ़ाती है, तो अपना इनकम बढ़ाती है। अब महंगाई की मार आप पे तो पड़ रही होती है, बट सरकार अपनी कमाई कर रही होती है। मतलब जब महंगाई बढ़ी तो ज्यादा टैक्स कलेक्ट हुआ, और ज्यादा टैक्स कलेक्ट हुआ तो सरकार को ज्यादा इनकम आई। सिंपल। तो इस रिपोर्ट में एक बात की गई है जो आपके फायदे की है। बताऊं, कहा गया है कि आने वाले साल यानी कि 2023-24 में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर कम होने की आशंका है। मतलब आने वाले साल में महंगाई बढ़ेगी तो, लेकिन धीरे, ज्यादा तेजी से नहीं। और हालांकि इन्फ्लेशन कम होगा, इसके बावजूद सरकार ने अपना ग्रोथ एस्टिमेट कहा है कि भाई अगले साल जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो है 10.5%। अब इसमें एक समझने वाली बात यह भी है कि अपने मुंह मियां मिट्ठू सब लोग बनते हैं, एंड गवर्नमेंट इज नो डिफरेंट। तो सरकार कभी भी अपना कोई तरफ से एस्टिमेट लगाती है इकोनॉमी के बारे में, तो थोड़ा बहुत ना उनका एस्टिमेट ज्यादा ही होता है। मतलब अगर वो बता रहे हैं कि 7% की ग्रोथ रेट होगी, तो आप समझ लो कि एस्टिमेट ज्यादा है। 6.9 भले ही हो जाए, 7.1 तो नहीं हो सकता। सफेद कपड़ा मालिक, मैं क्या गलत बोल रहा हूं? ब्लू भी तो है। इस पूरे एनएसओ के डेटा में जो एक मेजर हाईलाइट रही वो था मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर। देखो, कई सारे सेक्टर होते हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर होता है वो किसी भी देश की इकोनॉमी और उसकी जीडीपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसका रीजन भी सिंपल है कि किसी देश में जितने गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उतना ही तो उसकी ग्रोथ बढ़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन और सेल्स तीनों आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं और स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग से ही होती है। मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भैया जितना बड़ा कद्दू कटेगा उतना ही तो सब में बढ़ सकता है, और अगर मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो जाए तो एक्सपोर्ट्स बढ़ने के भी उत्पादन हो सकते हैं। तो इसको अगर बिल्कुल सिंपलिस्टिक टर्म्स में समझना हो तो ये समझो कि अगर किसी देश में मैन्युफैक्चरिंग की कमी है तो आप ये भी समझ सकते हो कि हो सकता है कि मार्केट में डिमांड ज्यादा ना हो रही हो, क्योंकि डिमांड सप्लाई इंटररिलेटेड है। एक कारण ये भी हो सकता है कि कंट्री की कैपेसिटी नहीं है मैन्युफैक्चरिंग करने की, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान। तभी मैन्युफैक्चरिंग पे इतना फोकस दिया जाता है। आत्मनिर्भर भारत, चाइना से प्रोडक्ट नहीं लाना है, अपना उत्पादन करना है, यही तो मोदी जी प्रमोट कर रहे हैं इतने टाइम्स, है कि नहीं? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? है तकलीफ सज्जन को, क्या तकलीफ है? प्रमोट ही तो कर रहा हूं। एनएसओ का डेटा ये बताता है कि बाकी पार्ट्स जैसे कि एग्रीकल्चरल और सर्विस के सेक्टर के मुकाबले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना अच्छा ग्रो नहीं कर रहा। पिछले पूरे साल हर क्वार्टर में यह देखने को मिला है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगातार श्रिंक कर रही है, यानी कि उत्पादन में कमी देखने को मिल रही है। स्पेशली 2022 सितंबर 2022 दिसंबर का जो क्वार्टर है उसमें देखने को मिला है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो श्रिंक किया है। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि बढ़ते हुए जीडीपी नंबर्स हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कैसे चेंज करेंगे। अच्छा, कभी भी इकोनॉमिक्स वाले बंदे से पूछना, वो बताएगा कि हमारे देश की जो इकोनॉमिक्स होती है, जो फाइनेंस होती है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कई सारे इंस्टीट्यूशंस इंडिपेंडेंट होते हैं, कई इंटरडिपेंडेंट होते हैं, तो कई इंटरडिपेंडेंट। अच्छा, आरबीआई हर साल अपनी मॉनेटरी पॉलिसी पब्लिश करती है जिसमें वो इंटरेस्ट रेट तय करती है। आरबीआई वो इंस्टीट्यूशन जो बैंक्स को लोन देती है और बैंक हमको लोन देती है। तो जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होगी उससे ये पता चलेगा कि भाई आपको ब्याज कितना देना पड़ेगा, समझे बाबू? जैसे कि लास्ट ईयर आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ाया था, जिसका सिंपल मीनिंग ये है कि बैंक्स ने आरबीआई से जब लोन लिया
तो उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ा और बैंक ने अल्टीमेटली आपका भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। चेक करो अपनी ईएमआई। अब इसमें यह भी होता है कि अगर कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ती है तो बिजनेसेस ज्यादा लोन नहीं ले पाए, जो आम जनता है उन्होंने ज्यादा खर्च नहीं किया। अब इस जीडीपी नंबर का मॉनेटरी पॉलिसी पे क्या असर पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम होगी या नहीं, ये आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी हमको बताई। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हम उसको अगली वीडियो में कवर कर सकते हैं। इस रिपोर्ट के कुछ सारांश थे जो आपको बताने की कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे और अगर आपको अच्छे लगे और आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइए। हम ऐसे ही कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल टॉपिक्स को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक करो, नहीं पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताना कि हम इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।